नमस्कार, आपके अपने डीयूवी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो अपनी एक सीरीज चल रही है राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो क्या है कि विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और बार बार पेपरों में आ रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर लिए जा रहे हैं उनमें विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको बहुत दोहराए जा रहे हैं, तो आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप ये जो प्रश्न है उसके लिए क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो तैयारी कर रखी है वो कहाँ तक सही है, कहाँ आप रुकावट महसूस कर रहे हैं, मतलब आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा टॉपिक है, उसको आप दोबारा पढ़ लें। और फिर उसके बाद में ये जो प्रश्न आ रहे हैं, आपको हर दिन वीडियो डाले जा रहे हैं, उन वीडियो के द्वारा अपनी तैयारी का आकलन भी आप कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। पहले तो ये बात हुई कि गोखरू आभूषण होता क्या है। तो गोखरू आभूषण होता है एक सोने और चांदी की बने होते हैं, सोने या चांदी के बने होते हैं, जिनको क्या है कि कलाई में पहना जाता है और उनके जो किनारे होते हैं उनके ऊपर दाने नुमा गोलाकार के डिजाइन की हुई होती है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, गोखरू। जो कहाँ पर पहने जाते हैं, तो वो पहने जाते हैं कलाई पे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि गोखरू आभूषण मानव के किस अंग पे पहना जाता है, तो वो पहने जाते हैं कलाई पे। अगला प्रश्न है फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो पहले तो फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो फूलडोल उत्सव शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में अवस्थित है वहाँ का प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा का फूलडोल उत्सव प्रसिद्ध है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में एक संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वो कौन सा संप्रदाय है, इन ऑप्शन के अनुसार हमें वो पूछ रहा है। परिणामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, रामसनेही पंथ द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा। तो ये जो शाहपुरा भीलवाड़ा में है वो रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। 4 पीठें कौन कौन सी हैं आपको मैं बताता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। रामसनेही संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है। जमलदास जी, रामचरण जी, रामदास जी, दरियाव जी। पहले तो हम ये देखते हैं कि रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। एक तो है शाहपुरा में, जो प्रधान पीठ बोलते हैं जिसको, शाहपुरा में। शाहपुरा स्थान है भीलवाड़ा में और जिसके संस्थापक हैं रामचरण जी। और दूसरी शाखा है रेण क्षेत्र कहाँ पर है, रेण क्षेत्र है नागौर में, उसके हैं दरियाव जी। और एक शाखा है सिंहथल बीकानेर में, सिंहथल स्थान है बीकानेर में। वहाँ पे भी रामसनेही संप्रदाय की एक पीठ है जिसके हैं श्री हरिराम दास जी संस्थापक। और चौथी है खेड़ापा, और खेड़ापा स्थान है जोधपुर में, खेड़ापा है जोधपुर में, उसके संस्थापक हैं रामदास जी। तो इस तरीके से रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें हैं। चारों पीठें कहाँ कहाँ पर हैं और उनके संस्थापक कौन हैं, उन सभी के बारे में हम जान लिए हैं। तो प्रश्न था रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है, तो अब आप बता देंगे कि रामचरण जी, और बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि रामचरण जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो 1857 के
बात कर रहे हैं और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। दूसरा है मैकमोसन, जो कि मारवाड़ क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। कर्नल ईडन, ये जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। मॉरिसन, ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था। तो प्रश्न था कि 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कर्नल ईडन। अब देखो, इनको याद करने के भी कुछ ट्रिक होते हैं, आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न था कि मेजर बटन कहाँ का था? तो हम पढ़ते हैं, देखो अपनी शर्ट में बटन कहाँ लगता है? कोट में। तो ये कोटा का कौन था? कर्नल बटन। याद कर सकते हैं। मॉक मोशन, यानी कोई भी, ये देखो नाम में है मैक मोशन, यानी मार दिया गया। कैसे मारा? यानी कैसे मारा? तो खुली जगह में मारेंगे जहाँ कहीं छुटाने वाला ना हो। तो वो ऐसा क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर की ओर। और उन इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मारवाड़। तो फिर मैकमोसन कहाँ के थे? मारवाड़ के। कर्नल ईडन, अब ऐसे याद रख सकते हैं कि ईडन एक खेल का मैदान है और हमारे राजस्थान में खेल का मैदान जयपुर ही है। तो कर्नल ईडन कहाँ के हो गए? जयपुर के। वो अपने अपने तरीके हैं, आप किसी तरीके से याद कर लें। इस तरीके से जीके को ट्रिक लगाकर अपने दिमाग में यदि आप सेट कर लोगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राचुंगट्या किसको संबोधित करते हुए लिखा? पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, दूसरा महाराजा अजीत सिंह, तीसरा मिर्जा राजा जय सिंह, चौथा महाराणा फतेह सिंह। तो आपको ये मैं बात बताता हूँ, ये बात है 1903 ईस्वी की। ये बात है 1903 ईस्वी की। 1903 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, जो कि क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन थे दिल्ली के। लॉर्ड कर्जन थे दिल्ली के। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने एक दरबार लगा रखा था। तो वहाँ पर जा रहे थे कौन? महाराणा फतेह सिंह। उनको दिल्ली दरबार में ना जाने के लिए, रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे, जो इतिहास में क्या कहलाए? चेतावनी रे चुंगट्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1903 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे। उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे, जो इतिहास में क्या कहलाए? चेतावनीरा चुंगट्या। तो ये थी चेतावनीरा चुंगट्या की कहानी। तो अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आगी बाण के संस्थापक कौन है? तो पहले तो ये आगी बाण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगी बाण है क्या चीज़? ये क्या है कि राजस्थानी भाषा का, जो अपनी राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र यदि कोई था, पहला समाचार पत्र यदि कोई था तो वो था आगी बाण। आगी बाण क्या था? राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अब बात आती है कि इसके संस्थापक कौन थे, यानी इसको संपादित कौन करते थे? तो वो थे जय नारायण व्यास। वो कौन थे? जय नारायण व्यास। कब किया इसको प्रकाशित? तो 1932 में। कहाँ से किया? तो वो उत्तर है ब्यावर से। तो अब आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी है आगी बाण के बाद में। आगी बाण राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इसको संपादित करते थे जय नारायण व्यास 1932 में और ब्यावर से। तो अपने प्रश्न का आगी बाण के संस्थापक कौन है? तो जय नारायण व्यास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? पहला ऑप्शन महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा कुंभा, महाराणा जय सिंह।
तो हम अब चर्चा करते हैं कि साहिबदीन कहाँ कौन सी चित्रकला से संबंधित थे, तो वो थे मेवाड़ चित्रकला से। साहिबदीन कहाँ से थे, मेवाड़ चित्रकला थे से। और एक साहिब राम है जो जयपुर चित्रकला से संबंधित थे। ये प्रश्न कन्फ्यूजेबल है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साहिबदीन कहाँ से थे, मेवाड़ चित्रकला से थे। और इनको जिस राजा का संरक्षक था वो थे महाराणा जगत सिंह प्रथम, वो थे महाराणा जगत सिंह प्रथम। और महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल था तो वो मेवाड़ इतिहास में चित्रकला के रूप में स्वर्ण युग माना जाता है। किसका काल, महाराणा जगत सिंह का मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। किसके कार्यकाल को, महाराणा जगत सिंह प्रथम को। और जो ये हम पढ़ रहे हैं साहिबदीन, ये क्या किया करते थे, ये महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाया करते थे। महाराणाओं के व्यक्तिगत यदि कोई चित्र बनाता था तो वो स्टार्ट में किसने किया, साहिबदीन ने। तो अपना प्रश्न था साहिबदीन नामक चित्रकार का मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण था, तो वो था महाराणा जगत सिंह प्रथम। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। तो पहले तो ये बात कि बेणेश्वर धाम है कहाँ पर, तो ये है नवाटापुरा स्थान पे है। और नवाटापुरा स्थान है डूंगरपुर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में। अब आगे बात करते हैं कि ये बेणेश्वर धाम जो है इस पे 3 नदियाँ कौन सी मिलती हैं। यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम बनता है, त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम का अर्थ होता है कि वहाँ पर 3 नदियाँ आकर आपस में मिलती हैं। वो 3 नदी हैं सोम, माही और जाखम। ये 3 नदियाँ आकर नवाटापुरा डूंगरपुर स्थान पर मिलती हैं। तो प्रश्न था अपना कि बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर है, तो सोम, माही और जाखम। तो ये ऑप्शन देखे कहाँ है, सोम, माही, पार्वती, ये तो नहीं है। अगला ऑप्शन माही, कोठारी, पार्वती, ये भी नहीं है। सोम, जाखम, पार्वती, ये भी नहीं है। सोम, माही, जाखम, ये उत्तर है अपना सोम, माही, जाखम। 4 नंबर उत्तर अपना हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो ये बेणेश्वर धाम है, इस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। प्रश्न ये भी आता है कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो ये है बेणेश्वर धाम वाला। और जिसका मेला कब भरता है, माघ पूर्णिमा को इसका मेला भरता है। माघ पूर्णिमा को इसका मेला भरता है। और यहाँ बेणेश्वर धाम, यहाँ पर सर्वाधिक यदि कोई जनजाति पाई रहती है तो वो होती है भील जनजाति। तो आज इस प्रश्न में बहुत कुछ देख लिया हमने। बेणेश्वर धाम है कहाँ, नवाटापुरा डूंगरपुर में। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है किन किन नदियों का, सोम, माही और जाखम का। इसे बेणेश्वर धाम को ही क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। और ये आदिवासियों का कुंभ मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। यहाँ पर कौन सी जनजाति ज़्यादा निवास करती है, तो वो है भील जनजाति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस रियासत में ब्लू पोट्री को संरक्षण है। पहली बात तो कि ब्लू पोट्री होती क्या है, तो ये ब्लू पोट्री होती है, जयपुर में आपने देखा होगा, कभी गए हैं तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पे अलग अलग कलाकारी की हुई होती है। चीनी मिट्टी के बर्तन कैसे आकार में होते हैं, सफ़ेद, और उन पे क्या कर दिया जाता है, नीला रंग कर दिया जाता है। और नीले रंग में ही क्या बनाते हैं, चित्र, उन्हीं को क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री। तो ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा था, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो ये कौन सी थी, जयपुर। अपना उत्तर क्या हो जाएगा,
जयपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला भरता है? अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि आदिवासियों का कुंभ, वो तो था बेणेश्वर, और ये किस पूछ रहा है कि सीताबाड़ी, बारां के सीताबाड़ी क्षेत्र में किस जनजाति का कुंभ मेला भरता है? बड़ा मेला किसका, कौन सी जनजाति का? तो बारां जो जिला है वहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है। कौन सी? सहरिया जनजाति। वहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है, जो कि एकमात्र आदिम जनजाति है। एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया। और ये सहरिया जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है? एक तो है साहबाद और एक किशनगंज। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर हमें कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? सहरिया। तो अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं कि बारां जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? मीणा का, सहरिया, भील, गरासिया। तो हमने पढ़ लिया कि सहरिया का, तो अपना उत्तर हो जाएगा 2, सहरिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? अब हमें पूछ रहे हैं गोकुल भाई भट्ट के बारे में। तो गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 ईस्वी में। कब की थी? 1939 ईस्वी में। और कहाँ पे की थी? ये राजस्थान से बाहर बॉम्बे में की थी। तो राजस्थान से बाहर और अन्य प्रजामंडलों की भी हुई थी, उनका भी अलग वीडियो है, वो देख लेना आप। तो सहरिया प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल, जो 1939 ईस्वी में गोकुल भाई भट्ट द्वारा बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। तो राजस्थान के गांधी नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोकुल भाई भट्ट। अब प्रश्न के अनुसार अपना उत्तर देते हैं। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, सिरोही। तो हमने पढ़ लिया ये सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो अपना उत्तर हो जाएगा सिरोही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो हम पहले तो ये जानते हैं कि नेजा होता क्या है। नेजा किसको बोलते हैं? तो नेजा बोलते हैं झंडे को। और जमा क्या होता है? जमा होता है जागरण। किसके लिए, कब, कौन बोले जाते हैं वो भी देखते हैं। रिखिया कहते हैं मेघवाल भक्तों को। वो भी किसके? रामदेव जी के जो झंडा है उसको तो नेजा कहते हैं। और रामदेव जी की आराधना में जो जागरण का आयोजन होता है उसे जमा कहते हैं। और रामदेव जी की आराधना में जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? रिखिया। अब यही प्रश्न था कि नेजा, जमा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो हमने पढ़ लिया कि रामदेव जी से। अब रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था आपको पता है क्या? उड्डू कश्मीर, जो कहाँ पर स्थान है? बाड़मेर में। उड्डू कश्मीर है बाड़मेर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? बी लाल, BK थापर, MD खर्रे, अमलानंद घोष। तो पहली बात कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ स्थान पर, हनुमानगढ़ जिले में,
हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। इसको श्रेय में लाने का काम किया था अमलानंद घोष ने। और ये जो कालीबंगा नाम है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, जो कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है, जिसको श्रेय में लाने का काम अमलानंद घोष ने किया था। अगले प्रश्न की ओर। तेरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, कामड़, मीणा, कठोड़ी। तो अब बात करते हैं तेरे ताली नृत्य। तो तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कब किया जाता है? रामदेव जी का मेला भरता है उस समय किया जाता है। और कैसे किया जाता है? तो इसमें क्या होती है कि महिलाएं 13 मंजीरें बांधकर, हाथ और पैर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं बैठकर। तो वही क्या है? तेरह ताली नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हाथ और पैर में 13 मंजीरें बांधकर बैठकर नृत्य किया जाता है। तो अपने प्रश्न का उत्तर है तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कौन सी जाति है? कामड़ जाति। अपना उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न, चरी नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्यांगना है फल्गुबाई। चरी नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई। अब जो चरी नृत्य है वो कौन करती हैं? तो ये करती हैं गुज्जर महिलाएं। कौन करती हैं? गुज्जर महिलाएं। अब ये चरी नृत्य कौन से क्षेत्र में होता है? तो ये होता है किशनगढ़ क्षेत्र में। किशनगढ़ क्षेत्र में गुज्जर महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, जो सिर पर एक चरी लेकर उसके अंदर कपास के जलते हुए बीजों के साथ किया जाता है। इस तरीके से चरी नृत्य होता है। तो चरी नृत्यांगना कौन थी? तो अपना उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, फल्गुबाई। धन्यवाद। इसी तरीके से हम जीके के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ सभी उत्तरों को व्याख्या सहित हम करेंगे, जो कि आपकी सफलता में रामबाण साबित होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।